So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड तो आफ्टरनून लास्ट क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल किया था और ये न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट दिया गया था। तो आज लास्ट डेट है, जो लोग का रह गया है वो काइंडली सबमिट कर देंगे। इसमें किसी को डाउट है, सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है? सर Yes, एक everyone. डाउट था। पूछिए। सर जैसे कि इसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी बीन्स बोला है, तो सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें इनकम वर्ड दे दिया है ना, तो जैसे 60-40 के परसेंट के हिसाब से करेंगे कि 75-25? तो उसमें 75-25 क्यों लग रहा है आपको? सर मुझे हाँ, मुझे 60। मुझे 60-40 के परसेंट के हिसाब से किया है, क्योंकि इसमें इनकम फ्रॉम इनकम वर्ड दे दिया ना। इनकम वर्ड देने से क्यों 60-40 हो रहा है? सर वही मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। देखिए, जो डिवीजन है वो डिपेंड करता है उसके प्रोसेस पे। तो दोनों केस में उसका इनकम ही है। जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये इनकम ही है दोनों केस में। दिस मीन्स दैट जैसे यहाँ पे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तो यहाँ पे जो इनकम आएगा दैट विल सर बी आपकी ऑफ वॉइस आफ्टर ब्रेक हो रही है। डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। यस, कम अगेन। क्या सर एक बोल बार रहे फिर हैं से आप? रिपीट करिए ना। यहाँ पे जो भी आपका सर टैक्स आपकी का वॉइस बहुत कैलकुलेशन है, ब्रेक हो रही है। और हेलो, इज इट ओके नाउ? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। आई एम सेइंग यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज ऑन इनकम, नॉट ऑन रेवेन्यू। सेल्स अमाउंट पे नहीं हो रहा है, ये इनकम अमाउंट पे हो रहा है। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे, यहां से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो इनकम आ रहा है उसको लिया जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो चाहे यस सर। उसमें वर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इनकम वर्ड हो, ये आफ्टर एक्सपेंसेस की ही बात की जा रही है। और उसके बेसिस पे फिर वो प्रोपोर्शन का डिवीजन है 60-40, 65-35। ठीक है? सो फॉर द कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, तो जो भी अमाउंट है दैट इज इनकम, दैट इज नॉट रेवेन्यू, दैट इज नॉट द सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट लेने के बाद उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस माइनस हो गए हैं, या अगर नॉन एग्री की बात कर रहे हैं तो सारे इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट है। बेसिकली दिस इज ऑल कंपोजिट इनकम। और कंपोजिट इनकम अगर आप देखोगे, कंपोजिट इनकम और टोटल इनकम इज सेल ऑफ प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एंड माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंस। ये सब करने के बाद का इनकम है वो। और इस इनकम पे ये डिवीजन होता है। जो 75 या 25% देख रहे हो, या फिर 60%, 40% आप देख रहे हैं, दिस इज ऑन कंपोजिट इनकम, नॉट ऑन सेल प्रोसीड। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस, एनी मोर डाउट? यहां पे जो आप लोग है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी बीन्स, तो इस पे आप कौन सा प्रपोर्शन अप्लाई करोगे? सर 75-25। यस, और ये 1,92,000 ये क्या है? दिस इज नॉट सेल प्रोसीड, दिस इज कंपोजिट इनकम। नेट कंपोजिट इनकम। यस, कंपोजिट इनकम, ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद का इनकम है, which includes industrial as well as agriculture. I hope I'm clear to everyone. Yes, sir. सर मुझे वही डाउट
सर मुझे वही डाउट था, तो मैंने 60-40 के हिसाब से ना करके असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो मैं फिर से उसको 75-25 के हिसाब से करके करेक्ट करके सबमिट कर दूं? हाँ हाँ, उसको करेक्ट कर लो, है ना। ठीक है, थैंक और यू किसी सर। को डाउट होगा? और किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट? एनी डाउट? एनी मोर डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो और आपको करने हैं न्यूमेरिकल, सेम सेम प्रोसेस पे ही है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, बट इस केस में प्रोपोर्शन डिवीजन नहीं दिया है। जैसे अभी तक हमने किससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया है, या तो वो रबर है, टी है, कॉफी है, या नर्सरी है। ठीक, अभी ये तो जो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हम जो करने जा रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि, मतलब लॉ मेकर्स ने इसमें स्पेसिफिक डिवीजन नहीं किया कि इतना पोर्शन विल बी एग्रीकल्चर, दिस पोर्शन विल बी नॉन एग्रीकल्चर। जैसे देखिए, अगर टोमेटो टोमेटो कोई फार्मर उगा रहा है, फिर उससे वो टोमेटो सॉस बना रहा है, तो वो भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा, और अगर हम इन दोनों को क्लब करेंगे तो वो भी एक कंपोजिट इनकम बनता है। या शुगर केन से शुगर, तो जो शुगर केन का ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, वो उसके पास लैंड भी हो सकता है जहां पे वो शुगर केन को भी उगा सकता है। तो ऐसे केस में भी वहां पे कंपोजिट इनकम बनता है। या आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों के सेब के बागान होते हैं, तो वो बागान के साइड में ही उनके पास जूस मेकिंग फैक्ट्री भी होती है छोटी सी, तो वो एप्पल भी उगा रहे हैं और उससे फिर जूस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी एक कंपोजिट इनकम है। और ऐसे इनकम, या आप सिंपल सा आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद आटा, ऐसा हो सकता है आशीर्वाद आटा का जो ओनर है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड हो, वो व्हीट को भी ग्रो कर रहा हो, और फिर उसको वो प्रोसेस करके आशीर्वाद आटा पैक्ड प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है, तो वो भी एक इंडस्ट्रियल कंपोजिट इनकम आ रहा है, वो भी कंपोजिट इनकम बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, और हर एक के केस में लॉ मेकर्स ने प्रोपोर्शनेट डिवीजन नहीं किया है। और ऐसे केस में अगर आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, तो हर एक के लिए ये जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी को आपको एनालाइज करना है। जैसे ये है, अगर हमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, या जो कंपोजिट इनकम का मेन डेफिनेशन था, कंपोजिट इनकम डेफिनेशन क्या था? द इनकम विच कंप्राइजेस बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जहां पे दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही है, ऐसे इनकम कंपोजिट इनकम कहलाएंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पे लेट्स से कोई भी टाइप का कंपोजिट इनकम हो, उसमें अगर हमें नॉन एग्री और एग्रीकल्चर इनकम को सेपरेट करना है, तो कैसे किया जाएगा? फॉर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो भी सेल प्रोसीड है एंड प्रोडक्ट का, जैसे इस केस में शुगर लिया हमने, तो ये एक एंड प्रोडक्ट है, तो इस शुगर को सेल करके जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस रेवेन्यू में से मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये ध्यान देंगे, ये जो रॉ मटेरियल है फॉर शुगर इट इज शुगर केन, और अगर ये शुगर केन खुद के एग्रीकल्चर लैंड में ग्रो किया है और उसी रॉ मटेरियल को यूज किया जा रहा है, तो जब हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जितना भी शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है, उसको हम मानेंगे कि ये हमने मार्केट से खरीदा है, और उसके कॉस्ट को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंस है उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर हुआ क्या ये बात? यस? ओके सर। एनी डाउट हियर? क्लियर है? सभी को क्लियर है?
Yes, sir. इसी ओके इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर इनकम निकालना है तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए क्या करेंगे? तो आपके एग्रीकल्चर लैंड के लिए इनकम क्या बना? जो आपने शुगर केन उगाया और उसको अपनी फैक्ट्री में बेचा, उसके थ्रू जो रेवेन्यू बनता वही आपका एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। अब एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जिसको आपने अपनी इंडस्ट्री को बेचा, उसमें से उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उगाने में जितना भी कॉस्ट लगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर इनकम इज मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ये आपको एग्रीकल्चर इनकम देगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप का हो, अदर देन रबर, टी, कॉफी, कोई भी टाइप अगर आपको लगता है कि कंपोजिट इनकम है, उस केस में आप इन दो मेथड के थ्रू एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए आज एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पे। इस न्यूमेरिकल को रीड करेंगे सभी लोग। क्या दिया इस क्वेश्चन में? प्रकाश शुगर मिल used 30,000 quintal of sugar cane last year, out of which 6,000 quintal was grown at their own farm at a cost of 6 lakh. Balance was purchased at 10,000 quintal at the rate of 600 per quintal, 6,000 quintal at the rate of 800 and 8,000 quintal at the rate of 1050. The mill earned net profit, यहां देखेंगे net profit means this is composite income, net profit of 60 lakh last year. Calculate agriculture and non-agricultural income. इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो टोटल कंपोजिट इनकम आया है वो है 60 लाख और जो टोटल रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो 30,000 क्विंटल। तो क्या ये 30,000 क्विंटल खुद के फॉर्म में ग्रो किया है? आंसर इज नो। ओनली 6,000 was grown and used as raw material. तो जो रिमेनिंग 24,000 है वो उसने मार्केट से परचेज किया है। अब मार्केट से वो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट पे परचेज कर रहा है। ऐसा क्यों है? सारी क्वांटिटी सेम रेट पे क्यों परचेज नहीं कर रहा है? अलग अलग रेट पे क्यों परचेज कर रही है? यस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस प्राची बोलिए। अगर आप शुगर मिल के ओनर होते तो आप रॉ मटेरियल सबसे लीस्ट प्राइस में खरीदते। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी। तो आप सारी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी? 30,000 क्विंटल जो है, 30,000 क्विंटल में से यू हैव यूज्ड 6,000 क्विंटल ऑफ शुगर केन फ्रॉम योर ओन फार्म। रिमेनिंग जो 24,000 क्विंटल है, ये 24,000 क्विंटल आप मार्केट से परचेज कर रहे हो। तो मार्केट से आप इसे अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग रेट पे क्यों परचेज कर रहे हो? अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, कॉस्ट बेनिफिट। प्राची कॉस्ट बेनिफिट कैसे होगा? मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, व्हाई नॉट परचेज 24,000 क्विंटल एट 600? फर्स्ट ए पार्ट में
ए पार्ट में वो 600 पर क्विंटल पे परचेज कर रहे हैं, बी पार्ट में वो 800 पर क्विंटल पे परचेज कर रहे हैं, और सी पार्ट में 1050 पर क्विंटल रेट पे परचेज कर रहे हैं। तो सोनल, ये मिनिमाइज द कॉस्ट कैसे हुआ? प्राची, ये कॉस्ट बेनिफिट कैसे हुआ? सर सीजन के हिसाब से भी होता है सर, सीजन के हिसाब से अवेलेबिलिटी और कॉस्ट अप हाई होता है, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है सर। ओके, प्राची, कॉस्ट बेनिफिट कैसे हो रहा है इसमें? क्वेश्चन है, ये जो 24,000 क्विंटल परचेज करना है, इसको अलग अलग रेट पे अलग अलग क्वांटिटी क्यों परचेज की जा रही है? सोनल, मिनिमाइज द कॉस्ट, कैसे मिनिमाइज होगा कॉस्ट? कैसे होगा मिनिमाइज? ऑब्वियसली द आंसर इज, आपको एक ही दिन में पूरे 30,000 क्विंटल शुगर केन नहीं चाहिए। दिस मे बी रिक्वायर्ड ओवर द ईयर, और पूरे साल शुगर केन का जो प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, मार्केट में जो प्राइस रहेगा, दैट मे नॉट बी सेम। अगर राइटली सेड बाय दिव्या, अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है उस केस में रेट कम रहेगा, और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन इन द मार्केट इज लो और लेस, उस केस में ये हाई प्राइस पे मिलेगा। और आप पूरा 30,000 क्विंटल एक साथ परचेज करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर डैमेज हो जाएगा, वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। राइटली सेड, सीजन के बेसिस पे प्राइस में वेरिएशन होगा, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे प्राइस में वेरिएशन होगा, और हम ओवर द ईयर अलग अलग रेट पे डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 10,000 क्विंटल एट 600, 6,000 क्विंटल एट 800 एंड 8,000 क्विंटल एट 1050 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और हमें जो दिया है 60 लाख, दिस इज कंपोजिट इनकम। इस कंपोजिट इनकम में से एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अलग कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? सर पहले Yes. तो सबका एवरेज निकालेंगे। ओके, एवरेज क्यों निकालना है? एवरेज क्यों निकालना है? यस एवरीवन, चलिए सभी लोग अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखिए। सभी लोग रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 लाख। सो दिस 60 लाख इज नथिंग बट द टोटल कंपोजिट इनकम। दिस टोटल कंपोजिट इनकम, दिस इज टोटल कंपोजिट इनकम। सभी को दिख रहा है? यस सर। अब दिख रहा है सभी को? यस ओके, सर। तो ये कंपोजिट इनकम हो गया। अब हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल कितना यूज किया है? 30,000 क्विंटल। ठीक है, जिसमें से सेल्फ ग्रोन कितना है? सेल्फ ग्रोन एंड यूज्ड कितना है? 6,000 क्विंटल। मार्केट से कितना परचेज किया?
परचेज फ्रॉम मार्केट कितना हुआ? परचेज फ्रॉम मार्केट हुआ 24,000। ठीक। अब अगर हमें एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम चाहिए, सपोज एग्रीकल्चर इनकम चाहिए, तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए हमने क्या डिस्कस किया? एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलेगा? दिस इज मार्केट वैल्यू। देखिए आपको अभी पीपीटी में दिखाया था मैंने, दिस वन, market value of agriculture produce used as raw material minus cost of cultivation. Market value of agriculture produced used as raw material, ये कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा है? वो अमाउंट, वो रॉ मटेरियल जो आपने अपने लैंड पे ग्रो किया और अपनी इंडस्ट्री में यूज किया। आर यू गेटिंग? सो वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ 6,000 क्विंटल ऑफ सुगर केन यूज्ड, तो आपने अपनी कंपनी में यूज किया है। अब इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? और फिर इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब इसकी मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगी? तो अब समझिए कि सपोज ये 6,000 क्विंटल अपने लैंड पे ग्रो नहीं करते, इन दैट केस वी हैव टू परचेज फ्रॉम मार्केट, और जब मार्केट से परचेज करेंगे दैट विल बी एट गिवन मार्केट प्राइस। अब ये किस पर्टिकुलर प्राइस को लेना है इस केस में? दैट इज द एवरेज प्राइस ऑफ 24,000 क्विंटल। जो 24,000 क्विंटल उसने मार्केट से परचेज किया है एट डिफरेंट रेट्स, उसका जो एवरेज प्राइस आएगा दैट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ 6,000 ऑफ क्विंटल ऑफ सुगर केन यूज्ड। गेटिंग? अब इसमें देखिए तो 24,000 क्विंटल है, इस 24,000 क्विंटल में से 10,000 क्विंटल, क्वेश्चन देखेंगे, 10,000 क्विंटल एट 600, तो 10,000 क्विंटल एट 600 है, देन 6,000 क्विंटल एट 800 एंड रिमेनिंग 8,000 क्विंटल एट 1050 प्राइस पे है। तो कितने वैल्यू का उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया फ्रॉम मार्केट? दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। यहां से आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ 24,000 क्विंटल ऑफ सुगर केन परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। ये समझ में आया ये कैलकुलेशन सभी को? ये कैलकुलेशन कैसे किया समझ में आया क्या? यस एवरीवन कंफर्म? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो कितना ये 1 करोड़ 92 लाख, सो 1 करोड़ 92 लाख क्या है? 1 करोड़ 92 लाख is the total cost of 24,000 क्विंटल of sugarcane purchased from market। अब इसका पर क्विंटल प्राइस क्या हुआ? पर क्विंटल प्राइस कैसे निकालेंगे? दिस अमाउंट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल रॉ मटेरियल परचेज्ड। सो रुपीज 800 क्या है? रुपीज 800 इज द एवरेज प्राइस ऑफ sugar cane purchased from market। ठीक है, now with this if we have to purchase remaining 6,000 क्विंटल जो हमने खुद ग्रो किया है, अगर इसको भी मार्केट से परचेज करते तो ये किस एवरेज प्राइस पे परचेज होता? 800 एवरेज प्राइस पे परचेज किया गया होता। आर यू गेटिंग? ये 48 लाख क्या है? यस 48 लाख क्या है? प्राची, मानसी, एवरीवन, this 48 lakh is yes market value of 6,000 क्विंटल ऑफ सुगर केन जो उसने अपने लैंड पे ग्रो किया
और उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया अपनी इंडस्ट्री में, उसका ये मार्केट वैल्यू है। जो खुद ग्रो नहीं करता और मार्केट से परचेज करना पड़ता, यस नेहा, मार्केट से परचेज करना पड़ता, तो उसका टोटल कॉस्ट 48 लाख होता। अब इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ 6000 क्विंटल ऑफ शुगर केन माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया? मार्केट वैल्यू इज 48 लाख। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहां से मिलेगा? सो इफ यू अगेन चेक क्वेश्चन में यहां पे मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है? लास्ट ईयर आउट ऑफ विच 6000 क्विंटल वाज ग्रोन एट देयर ओन फार्म एट द कॉस्ट ऑफ 6 लाख। तो ये 6 लाख क्या है? दिस 6 लाख इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो जो आपका मार्केट वैल्यू आया है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा? 42 लाख। तो ये 42 लाख क्या है? 42 लाख इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां से आपको एग्रीकल्चरल इनकम मिल गया। अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना है और हमें दिया क्या है? टोटल इनकम इज गिवन। टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम इज 60 लाख। अब इसमें से 42 लाख इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या आएगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विल बी इक्वल टू टोटल कंपोजिट इनकम। इसमें से एग्रीकल्चर इनकम को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 लाख इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। समझ में आया सभी को? यस प्राची, इट इज 18 लाख। तो 18 लाख इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके बाद का प्रोसेस सेम है। यहां पे मेन हमें आइडेंटिफाई करना था एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम किस तरीके से निकाला जाए। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट agricultural and non-agricultural income if percentage division of both agri and non-agri is not given or not known, or percentage distribution of agricultural and non-agricultural income are specified only for coffee, tea and rubber. Other than that, for every other composite income you have to follow this process to calculate एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और इसके बाद का जो प्रोसेस है कि टैक्स पेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसा हमने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कैसे किया था। अब इस केस में आपको ये वैल्यू नहीं लेना है, डायरेक्टली आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मिल गया है, ठीक है, विच इज 42 लाख इज एग्रीकल्चरल एंड 18 लाख इज नॉन एग्रीकल्चरल। उसके बेसिस पे फिर आप इन स्लैब को और यू विल फॉलो दीज स्टेप्स टू कैलकुलेट टैक्स पेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन स्टेप्स में कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है तो पूछेंगे, क्योंकि ये अभी जो हमने डिस्कस किया वो न्यूमेरिकल और अभी एक और बता रहे हैं, इन दोनों को भी सॉल्व करके सबमिट करना है आपको। क्या यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? इसके कंपोजिट इनकम को निकालने से लेके और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन, एनी डाउट? सर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक बार फिर समझाइए। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। इवन अगर आप इनका इनकम जो हमने डिवाइड करने के लिए बताया था, सो एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जो फॉर द गिवन क्वेश्चन 6000 क्विंटल शुगर केन जो 800 के मार्केट वैल्यू पे आएगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 6000 will give you market value of agriculture produce used as raw material। और ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है? उस शुगर केन को उगाने में
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और केयर करने में जो भी एक्टिविटी की गई है, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में जो भी कॉस्ट लगा है, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो फॉर द गिवन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मेंशन किया गया है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इफ यू सी इट इज 6 लाख। सो 6 लाख जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो यहाँ पे जब आप एग्रीकल्चर इनकम निकालोगे, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ 6000 क्विंटल ऑफ शुगर केन माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? 6 लाख। तो मार्केट वैल्यू में से हमने 6 लाख दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला? एग्रीकल्चरल इनकम। दिस वाज द कंपोजिट इनकम। कंपोजिट इनकम से आप एग्रीकल्चर इनकम को माइनस कर दो तो आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो जो स्टेप्स थे, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, इस क्वेश्चन को आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे और इसको सॉल्व करके सबमिट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द टोटल इनकम ऑफ मिसेस जेड कंप्यूटेड फॉर असेसमेंट ईयर इज 6,30,000। दिस इज द टोटल इनकम। तो 6,30,000 is total income. Apart from this, her agricultural income earned by her was 1,50,000. Compute the tax payable by Mrs. Z. अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6,30,000 क्या है? 6,30,000 टोटल इनकम गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा 1,50,000 इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसमें 1,50,000 एग्रीकल्चरल इनकम है एंड 6,30,000 इज 6,30,000 क्या है? टोटल इनकम है। तो इसमें से आप एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर को सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, और फिर फॉलोइंग अबव स्टेप्स यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स पेबल अमाउंट। ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और सॉल्व करके आपको सबमिट करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और कब तक सॉल्व कर लेंगे? मंडे तक हो जाएगा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस, मंडे तक। यस, मंडे इज ओके। तो मंडे तक ये 2 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सॉल्व करने से क्या होगा कि आप प्रैक्टिस में रहेंगे। तो आप, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, यू हैव टू फॉलो दोज स्टेप्स और उसको आप सॉल्व करके सबमिट करोगे प्रॉपर वे में। जो सीक्वेंस बताया गया है उसी सीक्वेंस में सॉल्व करिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स और सीक्वेंस को फॉलो करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपोजिट इनकम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑफ कोर्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बट आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में से आपने पहला वाला हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज एग्रीकल्चरल वाला पार्ट। बट अदर देन दैट देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम विच आर स्टिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो सेक्शन 10 में ये सारी लिस्ट दी हुई है, दोज इनकम्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो इसको हम इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इसको समझेंगे, है ना। ये 3 कैटेगरी में जितने भी हमारे इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हैं उसको हम फॉर ऑल एसएससी वो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स उसको डिस्कस करेंगे। देन दोज इनकम्स विच आर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर वर्किंग एम्प्लॉइज। वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए ऐसे बहुत सारे इनकम हैं जो एग्जेम्प्ट हैं।
उसको डिस्कस करेंगे। एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जिनके इनकम को टैक्स में एग्जेम्प्ट किया गया है, तो इस सारे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। यस प्राची, यू हैव टू अपलोड ऑन मूडल, क्योंकि असेसमेंट, पूरा असेसमेंट हमारा मूडल में ही होगा, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जितने भी आप असाइनमेंट कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी सबमिटेड इन मूडल, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, फॉर ऑल एसएससी, फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस। और इनके सोर्सेज ऑफ इनकम जो जो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, मे बी रिलेटेड टू स्लैब रेट, या इसके डेफिनेशन से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, एग्जाम्पशन से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर इनकम इन डेप्थ। कोई भी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। यस, एनी डाउट? नो डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स को डिस्कस करेंगे। वो सारे इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, और कौन कौन से इनकम है, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. सभी लोग लेफ्ट कर जाएंगे। सभी लोग लेफ्ट करिए। Yes, Harsha. Harsha and Surbhi, you are there? Harsha and Surbhi, क्या आप हैं? लेफ्ट कीजिए।